हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी हियर। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो आप लोगों ने ही मुझे बोला था कि मैम एनसीएफ के बाद एक बार ग्रोथ और डेवलपमेंट करा देना, और स्पेशली चाइल्डहुड से लेके और एडोलसेंस तक की जो एज है, कितना विकास है, उस सारी चीज़ों के बारे में एक बार बता देना। ठीक है, इस क्लास में हम अपना पूरा ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंस क्या है और क्या प्रिंसिपल्स है, क्योंकि प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और हमारा क्या है, किस स्टेज में कितना विकास होता है हर टाइप से, लाइक लैंग्वेज है, सोशल है, मोरल है, या जिस भी प्रकार के जो विकास है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक को हम शुरू करते हैं फटाफट। और इस क्लास में जो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास होती है, इसमें हम कमेंट्स नहीं लेंगे, क्योंकि कमेंट्स हम लाइव क्लास में लेते हैं, जिसके अंदर बच्चों के जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर किए जाते हैं, ताकि और भी किसी बच्चे का सेम डाउट हो तो वो सभी को पता चल जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में हम सिर्फ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड ये पता होना चाहिए आपको कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। बेसिकली दोनों में यही डिफरेंस है। जो ग्रोथ है वो एक क्वांटिटेटिव स्टेट है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। ठीक है, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। मतलब आप एक बच्चे को अभी फिलहाल छोटा बच्चा है, आप उसको मिल रहे हो, उससे 2 साल बाद आप उससे मिलोगे तो उसकी हाइट में काफ़ी डिफरेंस आ गया। तो जिस चीज़ को मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव, और जिस चीज़ को देखकर महसूस किया जा सकता है लेकिन काउंट नहीं, वो क्वालिटेटिव में आ जाता है, वो डेवलपमेंट होता है। जैसे बच्चा पहले क्या है, मैच्योर नहीं होता है, लेकिन एज के अकॉर्डिंग वो मैच्योर होने लग जाता है। ठीक है, वो चीज़ दिखती नहीं है लेकिन वो क्या है, विकास तो हो रहा है। तो हमारा जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ग्रोथ जो है ये हमारा चेंज इन बॉडी रेफर्स टू द चेंजेस इन बॉडी। जो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं वो ग्रोथ का पार्ट है। और हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें डेवलपमेंट रेफर्स टू द ओवरऑल चेंजेस। ओवरऑल जो भी विकास होता है हर प्रकार का, चाहे वो मोरल हो, सोशल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, सारे के सारे वो डेवलपमेंट का पार्ट है। सेकंड, इट रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटेटिव, और उसके अंदर क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव बोथ। डेवलपमेंट रिफर्स टू द चेंज इन बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, इट कैन बी चेंज इन स्ट्रक्चर एंड शेप एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ फंक्शंस एंड बिहेवियर। चेंज इन शेप, साइज, सब कुछ, साथ में फंक्शंस में जो डिफरेंस आता है वो भी हमारे डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, और हमारे ग्रोथ में क्या था, हाइट इंक्रीज हो गया, और हमारा क्या है, साइज इंक्रीज हो गया। ये सारा ग्रोथ का पार्ट है। जो हमारा जो ग्रोथ है इट विल नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, ये कंटिन्यू नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे की हाइट है, एक एज के बाद जाके उसकी हाइट रुक जाती है, लेकिन ग्रोथ जो है वो जन्म से लेकर और मृत्यु तक चलता रहता है। आपका जो विकास है वो मरते दम तक चलता रहता है, कुछ ना कुछ आप विकास करते रहते हो। ठीक है, और जो हमारा बोल सकते हैं कि इसका ये है कि इट इज़ अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म रिलेटेड टू ऑल काइंड ऑफ चेंजेस बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। अब यहाँ पर देखो, और ग्रोथ जो है, ग्रोथ मे बी और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है वो हमारा क्या है, डेवलपमेंट का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी। ग्रोथ है वो क्या है, फिजिकल एंड एक्सटर्नल इन नेचर, लेकिन जो ये हमारा डेवलपमेंट है इट इज़ इंटरनल एंड कैन बी फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल। और लास्ट जो दोनों में डिफरेंस है, जो ग्रोथ है वो स्ट्रक्चर है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या है, फंक्शनल है। वो स्ट्रक्चर है, ये फंक्शन है, तो दोनों में ये डिफरेंसेस है। क्लियर है? अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स कितने हैं, क्या क्या हैं, सब टिप्स पे याद करके चलना। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है कि एक बच्चा है, इतना कैपेबल है और अच्छे से कर पा रहा है काम, तो कौन सा प्रिंसिपल इसके अंदर फॉलो होगा, कुछ ऐसा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है। एज अ टीचर आप बताओगे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, इसका मतलब आपको प्रिंसिपल्स अच्छे टिप्स पे लर्न होने चाहिए। सबसे पहला प्रिंसिपल ये होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। पहला प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है ना, एंड करता है हमारा हेरिडिटी और एनवायरमेंट। हेरिडिटी मतलब आपके जीन्स में, आपके जो दादा परदादा पिता, वहां से जो आपके अंदर बॉडी में आई हैं चीजें, हेरिडिटी आपके जीन्स के अंदर जो चीज है। लाइक एक बच्चे का जो पूरा दादा परदादा फादर वो वाला हमेशा क्या है, बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो जीन्स आया तो बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो उसकी हेरिडिटी है। और उस हेरिडिटी के साथ हम कहाँ कैसे एनवायरनमेंट बच्चे को मिल रहा है, उसका इंटरेक्शन क्या है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है कि बच्चे के अंदर क्या हेरिडिटी है और कैसे एनवायरनमेंट में वो रह रहा है। उन दोनों का इंटरेक्शन कर कर ही क्या है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है।
ठीक है। एक बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहां उसको सब कुछ फैसिलिटीज मिलती है तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा। एक बच्चा बहुत गरीब है, बहुत में काम करना पड़ा, एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया है तो उसका जो डेवलपमेंट है वो उसके मुकाबले बहुत अलग होगा, कमजोर होगा, ठीक है। तो इंटरेक्शन उसकी हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट का होकर ही बच्चे का विकास होता है। सेकेंड प्रिंसिपल हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब यहां पर सेकेंड प्रिंसिपल में यह है कि बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है ना तो वो पहले क्या है, जनरली अपना रिस्पॉन्स देता है किसी भी चीज को, और आफ्टर दैट डेवलपमेंट होने के साथ साथ उसका जो है, क्योंकि इतना विकास नहीं होता है, जब विकास हो जाता है तो वो अपना रिएक्शन जो भी है चीजों के ऊपर वो क्या है, स्पेसिफिक देने लग जाता है। अब उतना कैपेबल हो गया कि स्पेसिफिकली आंसर दे पाए, रिएक्ट कर पाए। क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म डेवलपमेंटल पैटर्न। जो डेवलपमेंट होता है ना वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे चलता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा बहुत ही अमीर घराने का है और एक बहुत ही गरीब घराने का है, दोनों का जो है डेवलपमेंट का पैटर्न है वो सेम है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग जितना विकास होता है वो हर एक एज के बच्चे में होगा। अमीर गरीब नहीं इतना फर्क डालेगा। एक मतलब बच्चा बोलना इतनी एज में, चलना इतनी एज में सीख रहा है तो हर एक बच्चा चाहे अमीर हो गरीब हो विकास इतनी इसी तरीके से होएगा, एक यूनिफॉर्म पैटर्न से चलता है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू चलता है टिल आपके जन्म से और मृत्यु तक आपका जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। क्लियर है। आपका क्या है, मृत्यु तक हमारा सारा डेवलप, लेकिन जो ग्रोथ है वो एक टाइम लिमिट तक होता है, एज तक होकर रुक जाता है, और ग्रोथ जो है और डेवलपमेंट जो है वो आपके जन्म से शुरू होता है और मरते दम तक चलता रहता है। इसलिए कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर आप देखोगे प्रिंसिपल इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो प्रिंसिपल है इसके अंदर ये बताया गया कि हर एक व्यक्ति है, हर एक इंसान है, धरती पर जो भी है सभी के अंदर कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंसेस है। हर एक इंसान यूनिक है अपने आप में, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। उसी के बिहाफ पे वो क्या है, रिएक्ट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों के, ठीक है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक आपका सोशल बिहेवियर, एक्शंस, फंक्शंस, बॉडी, मेंटली, आप हर तरीके से डिफरेंट हो सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है कि हमारा जो डेवलपमेंट, आपको पता है डेवलपमेंट के बहुत फेजेस होते हैं, कॉग्निटिव, मोरल, सोशल, ये सारे फेजेस हैं और ये सभी इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर बच्चे का मूड ठीक नहीं है, मेंटली वो ठीक नहीं है तो वो फिजिकली अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, फिजिकली अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसका सोशली अच्छे से नहीं हो पाएगा। हर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो ये प्रिंसिपल बताता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब हर एक जो डेवलपमेंट है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। नेक्स्ट है ये प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। इसमें क्या है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे का विकास आगे कैसा होगा। फॉर एग्जांपल कहते हैं ना कि छोटा बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ने में, हर साल फर्स्ट आ रहा है क्लास में, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये तो आगे जाके अच्छी खासी नौकरी लेगा, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा, आगे अच्छी खासी जॉब मिलेगी इसको। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डेवलपमेंट किस हिसाब से हो रहा है बच्चे का, उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोक्यूडल एंड प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। ये दो सीक्वेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीआरटी का फेवरेट है और डीएसएसबी में भी पूछा जाता है कि हमारा जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो दो तरीके के सीक्वेंस को फॉलो करता है। पहला आता है सिफेलोक्यूडल, इसको आप कैसे याद कर सकते हो कि नाम आ गया सिफो, इससे आप कर सकते हो सिर। तो इसमें क्या है, जो विकास है वो सिर से और पैर की ओर जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ बच्चे का। पहले वो गर्दन को मेंटेन करेगा, बॉडी को, पैरों को, इस तरीके से वो चलेगा। लेकिन जो दूसरा है प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, इसके अंदर जो है हार्ट के पास वाले जो ऑर्गन्स है उनका विकास पहले होगा और धीरे धीरे बाहर की ओर जाएगा। लाइक बच्चा पहले हाथ उठाना सीखेगा, उसके बाद फिंगर्स की मूवमेंट को यहाँ पर करेगा, मतलब पहले हाथ को मेंटेन करना सीखेगा, फिर फिंगर्स का काम करना सीखेगा। तो क्या है, पहले हार्ट से बाहर की तरफ जो जा रहे फंक्शन उनका पहले होगा कंट्रोल और बाद में वो फिंगर्स का कंट्रोल करना सीखेगा। तो इस तरीके से होता है। ये हमारे प्रिंसिपल से बिल्कुल अच्छे से हमने समझे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फैक्टर इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को। तो बेसिकली दो तरीके के फैक्टर्स है, एक इंटरनल फैक्टर, एक एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। इंटरनल मतलब हमारे अंदर की चीजें हैं जो हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी। एक्सटर्नल मतलब बाहर संसार से जो चीज है जो हमें अफेक्ट कर सकती है। अब हमारे इंटरनल में पहली चीज आती है हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी फैक्टर हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। ये एक इंटरनल फैक्टर है। लाइक हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग जीन्स है जो उसके खानदान से उसको मिले हैं। तो किसी का खानदान
अलग तरीके का होगा, किसी का अलग, कोई बहुत इंटेलिजेंट फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कोई वीक से बिलोंग कर रहा है, तो वो चीज़ एक इंटरनल फैक्टर है जो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत प्रभावित करेगा। दूसरा, बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आ जाता है हमारे खुद की बायोलॉजिकल फैक्टर्स, लाइक हमारी बॉडी का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है तो हमारा डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। दूसरा, फिजिक्स अगर बच्चे की अच्छी नहीं है तो उसका विकास अच्छे से नहीं होगा। उसके अंदर जो दिमागी मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहा है तो वो चीज़ें बहुत अफेक्ट करेगा। तो बायोलॉजिकल टर्म्स जो होते हैं ना अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को। थर्ड आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हमारा एक इंटरनल फैक्टर है, लाइक हम कितने इंटेलिजेंट है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट अच्छे से होता है, जो कम इंटेलिजेंट होता है उसका अलग तरीके का होता है। तो दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। इसका मतलब जो हमारी इंटेलिजेंस है वो एक इंटरनल फैक्टर है जो हमारी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। इसके बाद आता है इमोशनल फैक्टर। हमारे जो इमोशंस है ना, ये भी एक इंटरनल फैक्टर और ये भी प्रभावित करते हैं हमारी क्या है, ग्रोथ को। कैसे? जैसे हमारा फियर, एंजाइटी, एंगर, जेलसी, ये सारी चीजें बहुत प्रभावित करते हैं। एक बहुत चिल बच्चा है, एक बहुत जेलसी रहता है, तो वो जेलस रहने वाला अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, लेकिन जो चिल रहने वाला, खुश रहने वाला, हैप्पी रहने वाला, वो बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएगा। तो इमोशनल फैक्टर हमारा इंटरनल है और ये बहुत प्रभावित करता है। इसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है, हमारा आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर बच्चे सुनकर नाम इसको एक्सटर्नल फैक्टर में कंसीडर करते हैं। एक DSSB में पूछा भी गया था क्वेश्चन, लेकिन ये हमारा क्या है, इंटरनल का ही फैक्टर है। इसलिए याद करना, इंटरनल के अंदर आता है सोशल फैक्टर, एक्सटर्नल के अंदर नहीं आएगा। बच्चे सोचते हैं सोशल है तो सोसाइटी है तो ये एक्सटर्नल है, नहीं, ये सोशल फैक्टर है जिसमें हमारे अंदर से ये होता है कि हमें इस सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करना है, वो हमारे अंदर की फीलिंग आती है। तो यहाँ सोशल फैक्टर वो है, ठीक है, कोई सोसाइटी वगैरह नहीं है। तो ये हमारा सोशल फैक्टर भी इंटरनल है जो हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। ये हमारे कुछ इंटरनल फैक्टर थे। अब हम देखते हैं अपने एक्सटर्नल फैक्टर, जिसके अंदर सिर्फ दो हैं। एक तो जब है एक्सटर्नली चीजें जो बच्चे पर प्रभावित करने हैं, फॉर एग्जाम्पल एक लेडी प्रेग्नेंट है, उसका फीटस है जो, वो उसके अंदर क्या है, कोई रेडिएशन अफेक्ट कर जाए, आप कुछ खा रहे हो वो चीज़ उसको वहाँ पे अफेक्ट कर जाए। उसके बाद क्या, पोल्यूशन उसको अफेक्ट कर जाए, माल न्यूट्रिशन, हैवी वर्क कर रहे हो आप प्रेगनेंसी में, तो वो चीज़ फीटस पे अफेक्ट कर सकता है। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फीटस, ये हमारा फर्स्ट है। और सेकंड जो हमारा एक्सटर्नल के अंदर है, एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस आफ्टर बर्थ, जन्म लेने के पश्चात जो बाहर की चीजें बच्चे को प्रभाव करेगा उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, वो एक्सटर्नली हो जाएगा। सेकंड है, इसके अंदर आ जाता है, फॉर एग्जांपल बच्चे का बर्थ हो चुका है, बड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो जाए, बाहर की चीजें उसको प्रभावित करिए, चोट लग जाए, अब वो क्या है, डिसेबल हो गया, इस तरीके से चीजें जो अफेक्ट करती है, तो वो हमारा क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि स्टेजेस कौन कौन सी है ग्रोथ और डेवलपमेंट की। ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी है, तो हमें सबसे पहले हर एक स्टेज की एज पता होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले हमारी आती है प्री नेटल पीरियड बोल सकते हैं, इसको हम कंसेप्शन से लेके और बर्थ तक की स्टेज बोलते हैं, जो 9 मंथ का पीरियड होता है वो। सेकंड आते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी हमारी जो होती है स्टेज, ये हमारी 0 से, या आप बोल सकते हो बर्थ से 2 साल या फिर 0 से 2 साल बोल सकते हैं। फिर आती है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड टोटल 2 से 12 साल तक की एज है, लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है इसको। और इसके अंदर हमारा आता है अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से 6 साल है, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड जो 6 से 12 साल तक की एज होती है। उसके बाद आते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस में 12 साल से लेकर 18 साल तक की एज आती है। उसके बाद अडल्टहुड आती है, 18 साल से लेकर 60 साल तक की होती है। और फिर ओल्ड एज आती है जो 60 साल प्लस हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर सारे हमने एज का देख लिया कि कौन सी स्टेज में कितने साल तक के बच्चे होते हैं। अब हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है इसके अंदर कि भाई ये बच्चा है प्रीनेटल या इन्फेंसी पीरियड में कितना बच्चा बोलना सीखता है, वो सारी चीज़ें नहीं पूछ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चाइल्डहुड से लेके और एडोलसेंस तक की एज का ही हमें देखना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं चाइल्डहुड। देखो चाइल्डहुड किस तरीके से हमने 2 भागों में बांटा था, अर्ली और लेटर। पहले हम अर्ली चाइल्डहुड देखेंगे जो 2 से 6 साल तक के बच्चे हैं, कितना विकास होता है, क्या एज है, क्या क्या चीज़ें बच्चे देखता है इसके अंदर। सबसे पहले देखो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो है वो क्या है, 2 से 6 साल तक का होता है। दिस पीरियड इज लेबल्ड बाय पेरेंट्स एज अ टॉय एज। पेरेंट्स इसको टॉय एज बोलते हैं, ठीक है, कि खिलौनों से खेलने वाली एज। प्रॉब्लम और ट्रबलसम एज भी बोल देते हैं इसको, ये एजुकेटर्स ने इसको बोला है। और हमारे साइकोलॉजिस्ट इस एज को प्री स्कूल एज बोलते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा घर पे रहता है लेकिन स्कूल से पहले वाली एज है,
ठीक है, तो ये कई बार पूछ लेते हैं। और साइकोलॉजिस्ट कई बार इसको प्री गैंग एज भी बोलते हैं कि स्कूल में जाके बच्चा गैंग बनाता है उससे पहले वाली एज है ये। क्रिएटिव एज भी बोल सकते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, क्यूरियोसिटी होती है इनके अंदर, हर चीज़ जानने के बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, क्यों, क्या क्या लाइक, क्यों गए थे, ये सारी चीज़ें। और एक्सप्लोरेटिव एड करते हैं अपने पेरेंट्स के, और एक्सप्लोरेटिव एज होती है ये, एक्सप्लोर करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये देखते हैं कि बच्चे के अंदर जो जो विकास होता है वो कितनी, कौन सी स्टेज में कितना होता है। सबसे पहले देखो, ये अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, अर्ली, बाद वाली नहीं, पहले वाली, 2 से 6 साल तक के बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है। पहला, फिजिकल ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो रेट पे चलता है। दूसरा, बच्चों के जो टिथ है वो रिप्लेस होने लग जाता है परमानेंट टिथ में, नकली दांत टूट के असली दांत आने लग जाते हैं, ये हमारा फिजिकली देख रहे हैं। तीसरा और लास्ट हमारा है द चाइल्ड प्री स्कूल स्टेज डेवलप अ वेराइटी ऑफ मोटर स्किल्स, लाइक बच्चा वॉकिंग करना सीख जाता है, रनिंग करना, जंपिंग करना, हॉपिंग एंड सीख जाता है, हॉपिंग, जंपिंग, रनिंग, वॉकिंग, ये सारी चीजें बच्चा सीख जाता है किसमें, हमारा फिजिकली डेवलपमेंट में। दूसरा, चाइल्डहुड में जो बच्चे का इंटेलेक्चुअल या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह सकते हो, चाइल्ड डेवलप द परसेप्शन ऑफ साइज, शेप, कलर एंड टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में यहाँ पर वो अनुमान लगाना सीख जाता है। दूसरा, मेमोरी इंक्रीज रैपिडली, बहुत ज़्यादा फास्ट उनकी मेमोरी यहाँ पर डेवलप होने लग जाती है। तीसरा, स्पैम ऑफ अटेंशन, उनको अटेंशन की नीड होती है। एंड इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग द इन्वायरमेंटल इंक्रीज, इन्वायरमेंट में एक्सप्लोर करना ज़्यादा स्टार्ट कर देता है 2 से 6 साल तक का बच्चा। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट देखें तो जो अर्ली चाइल्डहुड बच्चे ना, इसको प्री गैंग एज बोलते हैं, क्योंकि स्कूल में गैंग बनाने से पहले वाली एज। द टाइम व्हेन द स्टूडेंट या चिल्ड्रंस आर लर्निंग द फाउंडेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, यहाँ पर बच्चे को फाउंडेशन, सोशल बिहेवियर का फाउंडेशन बोलते हैं, यहाँ पर शुरुआत होता है बच्चा सोशलाइज होने में। दूसरा, फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप इन चिल्ड्रन, दे बिगन एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट इंडिपेंडेंटली, यहाँ पर ऑटोनॉमी मतलब अपना, मतलब सब कुछ एक्सप्लोर करने में वो लग जाता है, खुद चीजों को ढूंढने में। थर्ड आता है सोशल एनवायरनमेंट एक्सपेंड बियॉन्ड होम, यहाँ इस एज में बच्चा क्या है, घर से बाहर जाकर सोशल होने लग जाता है, बेसिक ये है। इमोशनल डेवलपमेंट कितना होता है बच्चे के अंदर, तो चाइल्ड शिफ्ट हिज इमोशन वेरी रैपिडली, बच्चा बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है और बहुत ज्यादा एकदम से क्या है अपना इमोशंस को चेंज करता है। लाइक बच्चे बोलता है मम्मी मुझे ये चाहिए, मना कर दो तो दुकान पे लेट जाता है, रोने लग जाता है कि शायद मैं ये करूंगा तो मुझे मिल जाए। और जब वो सामान उनको दिला दिया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सट, एक सेकंड में वो हंसने लग जाता है। तो इमोशंस बहुत रैपिडली चेंज करना बच्चे इसके अंदर जानता है, टेम्पररी इमोशंस को यूज़ करता है। चिल्ड्रन हाइड टू फील देयर इमोशन, और एक टाइम पे बच्चे इस एज में अपने इमोशंस को हाइड करना नहीं जानता है, जो उनके मन में होता है वो एक्सप्रेस कर देते हैं, और मना करने पर रोना, और रोने के बाद सामान दिला दिया तो झट से हंसना। इमोशंस एक्सप्रेस नहीं, हाइड नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल कंट्रोल, गुस्सा दिखाते हैं तो 2 सेकंड में हंस देते हैं। तो इमोशंस को अपने हाइड नहीं कर पाते इस एज में। लैंग्वेज डेवलपमेंट देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड में, तो चिल्ड्रन हैव स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू लर्न टू स्पीक, बिकॉज लर्निंग टू स्पीक इज एन एसेंशियल टूल ऑफ सोशलाइजेशन, यहाँ पर टूल होता है लैंग्वेज सोशलाइजेशन करने के लिए। क्लियर है। दूसरा, चिल्ड्रंस वोकेबुलरी इंक्रीज रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी वोकेबुलरी इंक्रीज होता है, नए नए वर्ड्स, नए नए शब्दों को बच्चा यहाँ पर ग्रैब करता है, एक्सेप्ट करता है बहुत जल्दी। इसके बाद 6 ईयर चाइल्ड स्पीक्स मोर लाइक अडल्ट एंड फ्यूअर एरर, 6 साल का बच्चा आते आते इतना मैच्योर हो जाता है कि अब वो अच्छे से बोल पाता है चीज़ें, ठीक है, अडल्ट की तरह बोलता है बट गलतियों के साथ, ठीक है, इतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं लेकिन एरर्स के साथ बोलता है। तो ये हमारी कुछ स्टेजेस से 2 से 6 साल के अंदर कौन कौन से विकास होते हैं बच्चे में हर फील्ड में। अब इसके बाद आता है हमारा लेटर चाइल्डहुड, जो 6 से लेकर 12 साल तक की एज होती है। इसके अंदर जो बच्चे होते हैं इस टाइम पीरियड को पेरेंट्स ने ट्रबलसम बोला है, ठीक है, एजुकेटर्स ने इसको एलिमेंट्री स्कूल एज बोला है, साइकोलॉजिस्ट ने इसे गैंग एज बोला है, क्योंकि इस एज में बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, गैंग एज, और इसको एज ऑफ कन्फर्मिटी बोला गया है। अब यहाँ पर बच्चा क्या है, 6 से 12 साल तक के बच्चे वो स्कूल जाने लगता है। 6 साल के बच्चे होते हैं स्कूल जाना, वो एक गैंग एज बन जाते हैं, वहाँ एक गैंग बना लेते हैं, बच्चों के साथ रहना बोलना सब सीखते हैं। अब यहाँ पर कितना विकास क्या क्या होता है वो सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, 6 से लेकर 12 साल तक के बच्चे का कितना फिजिकल डेवलपमेंट होता है। पहला ये है फिजिकल में, लेटर childhood is a period of slow and relatively uniform growth until the change of puberty beginning. जब तक puberty beginning होती है उनका जो डेवलपमेंट है वो स्लो फेज में चलता रहता है। दूसरा, the growth is slowest for the girls between the age of 9 and 10, 9 से 10 साल तक जो लड़कियों की एज होती है उसके ग्रोथ क्या है, स्लोएस्ट होता है। while the boys grow slowly between the 10 to 11, 10 से 11 साल तक
एज में लड़कों की जो ग्रोथ है वो स्लो होती है। दिस पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ इज द प्री प्यूबर्टी एज, इसको बोलते हैं, प्री प्यूबर्टी एज इसको बोला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड इज लेंथनिंग ऑफ लिम्स। जो लिम्स है उनका साइज लंबा होने लग जाता है इस एज में, ठीक है। सबसे पहले फिजिकली डेवलपमेंट में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। इंटेलेक्चुअल या कोग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे का क्या क्या विकास हो जाता है। पहला, ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड चिल्ड्रन एंटर इन द प्याजे की कंक्रीट वाली जो ऑपरेशनल स्टेज है उसके अंदर बच्चा एंटर करता है। प्याजे वाली वीडियो नहीं देखे, देख लेना, उसके अंदर हर स्टेजेस के बारे में अच्छे से समझा रखा है। तो इस स्टेज में बच्चा जो प्याजे की कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है उसमें डेवलप करता है, एंटर करता है कोग्निटिव, ठीक है। चाइल्ड हैव वेरी शॉर्ट स्पैम ऑफ अटेंशन, बहुत कम समय के लिए अटेंशन दे पाता है, फिर एकदम से ध्यान भटक जाता है इस एज में। अ 6 or 7 year old child learn poem and songs easily. He is interested in stories and believe in fairies and, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के अंदर वो बिलीव कर लेता है आराम से। 4th, a 6 to 7 year old child can form concept कंक्रीट ऑब्जेक्ट। कंक्रीट ऑब्जेक्ट दिखाने के बाद वो क्या है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्रिएट करने लग जाता है, बट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आर स्टिल नॉट पॉसिबल फॉर देम। यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं बना पा रहा है, कंक्रीट यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कैपेबल है, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये पहुंचते हैं। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट में बच्चे का कितना होता है सोशली, चिल्ड्रन बिकम मोर एक्टिव मेंबर ऑफ पीयर ग्रुप, अपने पीयर ग्रुप में सोशलाइज होना शुरू कर देता है, बहुत एक्टिव होते हैं। चिल्ड्रन बिलीव इन ग्रुप लॉयल्टी, ग्रुप लॉयल्टी में यहाँ पर बिलीव करने लग जाते हैं, एंड thus try to confirm their rules and values maintaining by the group। क्लियर है। इसके बाद इस एज में बॉयज एंड गर्ल्स मेक इंडिविजुअल ग्रुप, अपना अपना बनाते हैं, बिकॉज देयर इंटरेस्ट हैबिट डिजायर बिकम डिफरेंट। इस एज में बच्चा लड़के अपना अलग ग्रुप बनाते हैं, लड़के अपना अलग ग्रुप बनाते हैं और खेलते हैं अपना, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो है हैबिट्स है, इंटरेस्ट है, वो एक दूसरे से बहुत अलग है, इस एज तक है। इसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट देखेंगे तो लेटर चाइल्डहुड में बी सेड टू बी द पीरियड ऑफ ग्रेट कंट्रोल। अब यहाँ पर बच्चे के अंदर कंट्रोल आ रहा है, पहले वाले में वो रोता था, इमोशंस नहीं हाइड कर पाता था, यहाँ पर उसके अंदर ग्रेट कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी आ जाती है उनके इमोशंस के अंदर। लैंग्वेज डेवलपमेंट में देखें तो इसमें क्या है, ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड ऑल एरिया ऑफ स्पीच, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इंप्रूव हो जाता है बहुत रैपिडली। इसके बाद सेकंड, बाय द एज ऑफ 9 to 10 चिल्ड्रन एलिमिनेट ग्रामर एरर भी फाइंड करने लग जाते हैं और टॉक बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, ये लेटर चाइल्डहुड है, ये हमने कंप्लीट किया। अब हम आते हैं एडोलसेंस एज पे। एडोलसेंस एज के अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीज़ों को समझेंगे। एडोलसेंस एज के अंदर 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चे आते हैं, ठीक है। एडोलसेंस एज इज द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी ऑफ द एज ऑफ मेच्योरिटी। यहाँ पर इसको हम प्यूबर्टी एज भी बोल सकते हैं। प्यूबर्टी के बाद ही बच्चा एडोलसेंस के एज में आता है, ठीक है। चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बीच में जो है वो प्यूबर्टी की एज आती है। तो यहीं पर बस ये बता रखा है कि प्यूबर्टी के स्टार्टिंग, अब यहाँ पर एक मेच्योरिटी की तरफ बच्चा चल पड़ता है, ठीक है। अब एडोलसेंस क्या है, एडोलसेंस एक ट्रांजिशनल पीरियड है जिसमें फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड अभी पढ़ा हमने, वेयर इज ऑल द चेंजेस लाइक बायोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव बहुत फास्ट तरीके से यहाँ पर विकास होता है, ठीक है। और अब यहां पर देखते हैं क्या क्या बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एडोलसेंस में। पहला, एडोलसेंस इज अ ट्रांजिशन पीरियड, बिल्कुल, जिसके अंदर हर तरीके का बदलाव देखने को मिलता है। बच्चा सोशली भी चेंज हो जाता है, इमोशनली भी, फिजिकली भी, बायोलॉजिकली भी, हर तरीके का ये ट्रांजिशन पीरियड है। दूसरा क्या है, एडोलसेंस इज अ प्रॉब्लम एज बोलते हैं। इसके अंदर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देखने का, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको, बहुत चीजें दिमाग में चल रही होती है, लाइक मुझे कोई कुछ मान नहीं रहा है, मैं इस धरती पर क्यों हूँ, मतलब मेरा कोई अस्तित्व है नहीं, बहुत चीजें, ट्रबल्स होती है बच्चे की लाइफ में। प्रॉब्लम एज बोलते हैं, दे कैन नॉट एक्ट आइदर लाइक चाइल्ड, और ना ही बच्चा क्या है एक चाइल्ड की तरह एक्ट कर पाता है, ना ही एक अडल्ट की तरह एक्ट कर पाता है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक एज होती है। अब थर्ड ये है, एडोलसेंस इज अ टाइम ऑफ सर्च फॉर आइडेंटिटी। इस एज में बच्चा अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने पर ध्यान देता है कि आखिर मैं कौन हूं, क्यों हूं यहाँ, ये सारी चीजें उसके माइंड में चलती है। इसके बाद क्या, एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, बहुत ज्यादा तूफान और बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रेस की ये एज होती है। बच्चे के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। अ टाइम ऑफ हाइटनिंग इमोशन, टेंशन, इमोशनली टेंशन में होता है वो बहुत ज्यादा, इस एज में होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं इस एज में बहुत ज्यादा बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। एंड एडोलसेंस इन एन
असेंशियल हीरो वर्शिप, मतलब उसके अंदर ये आता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, सबसे हीरो मैं ही हूँ क्लास का, या मतलब कहीं पर भी बच्चे के अंदर ये होता है कि मेरे से बेटर कोई है नहीं, मैं हीरो हूँ, तो हीरो वर्शिप के यहाँ पर आता है। सेक्स कॉन्शियसनेस बिकम टू इंटेंस ऑफ दिस टाइम, इस टाइम पर जो सेक्स कॉन्शियसनेस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है क्योंकि प्यूबर्टी एज के बाद, ठीक है। पीयर ग्रुप रिलेशन इज टू मच इंटेंस, जो भी होता है एक पीयर का ग्रुप होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस पावर होती है उस टाइम पे, ठीक है। तो यही है कि डे ड्रीमिंग, पीरियड ऑफ डे ड्रीमिंग भी बोलते हैं, इसमें मतलब दिन में ही सपने देखने लग जाता है, अपने आप को क्या मान के बच्चा, बहुत कुछ होता है इसके अंदर, क्लियर है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बच्चे का बेसिकली क्या क्या फीचर्स है। पहला, एडोलसेंस एज एक ट्रांजिशनल पीरियड है। दूसरा, ये एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तीसरा, प्रॉब्लम एज। इसके बाद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सोमेटिक वेरिएशंस। अब यहाँ पर किस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। पहला, प्रॉब्लम रिलेटेड टू सोमेटिक वेरिएशंस लाइक एडोलसेंस गेट बॉडीली चेंजेस, उसके बॉडी में चेंजेस होने लग जाते हैं तो उसको प्रॉब्लम की तरह देखने लग जाता है। दे अटेन प्यूबर्टी ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस एज में उसके अंदर प्यूबर्टी आ जाती है, लड़कों की मूंछ दाढ़ी निकलना, लड़कियों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होना, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। द फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स एंड बॉयज़ के अंदर बहुत क्रिएट वरीज हो जाती है, फियर एंजाइटी लड़कों के अंदर आ जाती है बहुत ज़्यादा, और यही क्या है एक तरीके से यंगस्टर एज में आ जाते हैं, क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांजिशन कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाता है बहुत ज़्यादा कि एडोलसेंस कंसीडर नाइदर अ चाइल्ड नॉर एडल्ट, ही हैज़ टू डिपेंड ऑन हिज पेरेंट्स ऑफ हिज नीड बट एट द सेम टाइम ही वांट टू होल्ड इंडिपेंडेंट। इस टाइम पे बच्चे के अंदर बहुत ट्रांजिशन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लाइक वो क्या है, ना तो अडल्ट रहता है ना चाइल्डहुड रहता है, चाइल्ड रहता है, यहाँ पर वो डिपेंड पेरेंट्स पे है बट वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, तो ये बहुत सारी ट्रबल्स देखने को मिलते हैं। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम विद पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ एडजस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम आती है इस एज में। पेरेंट्स जो है वो प्रेशर डालते हैं, कंट्रोल करने के सोचते हैं, और इस एज में बच्चा एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनना चाहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला कर लूंगा। कहते हैं ना बच्चे कि मैं 18+ हो गया, मुझे अब किसी की नीड नहीं है, वो एक एज होती है जो बच्चे के दिमाग पर बहुत इफेक्ट डालती है। इसके बाद आता है एडजस्टमेंट डिफिकल्टी विद द कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ एडजस्ट करने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। वो सोचता है कि ये कम्युनिटी पता नहीं क्या है, ये मेरे को समझ नहीं रही है, इनको ऐसे बदलाव करना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा क्यों है, ये रूल क्यों बना है, बहुत चीजें दिमाग में चलती है। इसके बाद एडजस्ट डिफिकल्टी विद द स्कूल डिसिप्लिन, स्कूल के डिसिप्लिन से भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, इतने रिस्ट्रिक्शंस क्यों है, हमें फ्री छोड़ दो, हमें अपनी लाइफ जीने नहीं दे रहे हैं, ये नहीं है, तो बहुत चीजें दिमाग में चलती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इस एज में बच्चा चाहता है कि मेरे को पैसा मिले, मैं अपने पास अपना पैसा रखूं, इंडिपेंडेंट हो पाऊं, लेकिन फाइनेंशियली वो अपने पेरेंट्स पे अभी डिपेंड है, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं एडजस्टमेंट में या फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंटल एस्पिरेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है बच्चे और पेरेंट्स में, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है कि मेरा बच्चा ये करे वो करे, और एक बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करता है कि वो मेरे को समझे कि मेरे को जो करना है मुझे करने दे, तो एक कॉन्फ्लिक्ट बीच में चलता रहता है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन को लेकर कि बच्चों का एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स के लिए कुछ है और पेरेंट्स की अपने बच्चों के लिए एक्सपेक्टेशन कुछ और है। इसके बाद अगली प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम रिलेटेड टू फिजिकल अपीयरेंस। इस एज में फिजिकल अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा ट्रबल का वर्क करती है, बच्चे के अंदर चेंजेस होने लगता है, लड़का हो या लड़की हो उनकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, उस चीज को वो एक्सेप्ट करने में उनको टाइम लगता है, वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। लड़की के अंदर भी होता है, लड़के के अंदर भी, कि बाहर निकलने से पहले मिरर में देखना कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं, ये सारी चीजें बहुत स्ट्रेस चलता है बच्चे के माइंड में। इसके बाद आता है हेटेरोसेक्सुअल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या है, इस एज में क्या है, एडोलसेंट वांट टू मिंगल विद देयर ऑपोजिट सेक्स, लड़का या लड़की एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, मिंगल होना चाहते हैं, मिंगल बोल सकते हैं कि एज अ कपल रहना चाहते हैं, बट पेरेंट्स एंड टीचर पुट रिस्ट्रिक्शंस, जिस चीज को वो बर्डन के रूप में देखते हैं कि हमें अपना लाइफ नहीं जीने दे रहे हैं, हमें अपना पार्टनर नहीं चूज करने दे रहे हैं। इस एज में बच्चा होता है कि वो अपने ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक फ्रेंड जोन, एक फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, बट रिस्ट्रिक्शंस के कारण वो नहीं कर पाते, जिस चीज को वो बर्डन के रूप में, एक प्रॉब्लम के रूप में फेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ है अब कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को, चाइल्ड एडोलसेंस एज की प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है। ये लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अपनी लाइव में 5:30 पे शाम वाली क्लास में करेंगे, जो बिल्कुल डिट्टो प्रिंसिपल्स और स्टेजेस, एज और ये सारी चीज़ों पे PYQ आए थे मेरे पेपर में, वो सारी चीज़ें करेंगे आज तक जो भी CTET में पूछा गया वो। अब ओवरकम कैसे कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। पहला, पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रंस अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू स्पेसिफिक पीरियड। पेरेंट्स और
टीचर को बच्चे की हेल्प करनी चाहिए कि बेटा इस एज में ऐसा होता है, तुम समझो, हम तुम्हारे साथ है। इस तरीके से उनको बताना है कि इस एज में इतना ग्रोथ होता है, ऐसे ग्रोथ चलता है, आपके दिमाग में ये आ रहा है तो ये नॉर्मल है, रिलैक्स करो, ऐसे उनको समझाना। दूसरा, सेक्स रिलेटेड डाउट जो भी होता है शुड बी क्लैरिफाई टू देम। उनको जो भी माइंड में चीजें हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, उनके डाउट्स को क्लियर करना एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर ड्यूटी होनी चाहिए, ताकि बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तीसरा, दे नीड टू ओरिएंटेड अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड हाइजीन्स। गर्ल्स को स्पेशली उनकी मदर हो या टीचर हो, लेडी टीचर हो, सबसे पहले उनको समझा देना चाहिए कि इस टाइप से चेंजेस आपकी बॉडी में आएंगे एक टाइम के बाद, और इसका मतलब आपको प्रॉपर समझाए कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसा है, प्रॉपर हाइजीन क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में उनको बताना है। इसके बाद एडोलसेंस शुड बी रिस्पेक्टेड एंड बी गिवन फ्रीडम टू शेयर देयर फीलिंग्स एंड प्रॉब्लम्स। इस एज में क्या है, पेरेंट्स और टीचर को क्या है, बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, ताकि वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट, मतलब फ्रेंडली अपने जो विचार हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ शेयर कर पाए, कोई ऐसा दबाव ना डालना उनके ऊपर। अगला आता है, व्यू ऑफ एडोलसेंस आर ऑल्सो टू बी टेकन एट डिसीजन मेकर। बच्चों की हेल्प करना है कि वो अपना डिसीजन खुद ले, आपको प्रेशर नहीं डालना है कि तुम्हें यही करना है, हमने चूज किया है, नहीं, उसको डिसीजन लेने का मौका दो और कहो कि हम आपके साथ हैं, आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। इससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहेगा। इसके बाद, एंड माइंड इज डेविल वर्शिप, कंस्ट्रक्टिव वर्क हैज टू बी गिवन टू टीनेजर। अब क्या है, कंस्ट्रक्टिव वर्क दो, उनको ज्यादा से ज्यादा ऐसे इंटरेक्शन वाले काम दो ताकि वो एक दूसरे के साथ सोशलाइज हो पाए। फिर आता है, रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन हैव टू रिड्यूस द रेस्टलेसनेस। आपको रिलीजियस पूजा पाठ इन सब चीज़ों में भी बच्चे का ध्यान लगाना चाहिए, ताकि जो स्ट्रेस है उसके लाइफ से उस टाइम वाले फेज में ओवरकम हो सके किसी भी तरीके से, ठीक है। और डिसऑनेस्टी वगैरह के बारे में समझाओ कि क्या हमारा एम है, क्या हमारी डिसऑनेस्टी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, वो सारी चीज़। और फिर उसको क्या है, लास्ट हमारा, द वोकेशनल ट्रेनिंग हैज़ टू बी प्लान टू मेक सेल्फ सफिशिएंट इन फाइनेंशियली एस्पेक्ट। बच्चे को उसका जो वोकेशनल है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको वही चीज़ करने का मौका दो। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो आपके अकॉर्डिंग चले या आप जो चाहते हो वो करे, नहीं, पहले बच्चे का इंटरेस्ट देखो, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दो और तब कहो कि अच्छा आप ये बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो या कुछ भी XYZ, उसका जिसमें भी इंटरेस्ट है उसमें उसको सपोर्ट करो, ना कि उसके एक्सपेक्ट करके कुछ बैठो कि हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चला। ये सब स्ट्रेस देगा, ओवरकम नहीं करेगा। तो ओवरकम करने के लिए आपको सपोर्ट देना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट जिसमें उसको वो कर दे दो, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारा क्या है, ओवरकम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अब तक हमने सारी चीज पढ़ी, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है और क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा क्या स्टेज, कितनी एज होती है और किस स्टेज में कितना विकास होता है, हर पहलू में कितना कितना विकास होता है। स्पेशली चाइल्डहुड से लेके हमने एडोलसेंस तक देखा और एडोलसेंस की प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करे करके हमने टॉपिक को किया एंड। ये हमारा टॉपिक था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आएगा। इसके क्वेश्चंस हम शाम को 5:30 पे लाइव आके और पूरे के पूरे क्वेश्चन जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से रिलेटेड है वो सारे करेंगे और शाम वाली क्लास बिल्कुल रेगुलर बेस पे होगी, जिस तरीके से आज हमारी साइंस की पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए ये यूजफुल रही होगी एंड जिसने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।